अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जिन मौज़ूआत पर बात होगी, पहले नजर एक उन पर। तहरीक इंसाफ के रुकने सूबाई असेंबली हंगू में कत्ल। दस्तूर शिकने की इजाजत देंगे ना, ऐसी किसी कोशिश का हिस्सा बनेंगे। रहनुमाओं की कौमी असेंबली में तकरीरें। अदलिया को जज दिए जाते हैं, ना सजाओं का निफाज होता है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट। ड्रोन गिराएंगे तो नतीजा क्या होगा? पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ का इश्तराक। जी, सबसे पहली खबर, फरीद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब रुकने असम्बली थे, आज़ाद मुंतखब हुए थे। बाद में इन्होंने PTI को ज्वाइन किया था KPK असम्बली में। उन्हें आज हंगू में शाम साहब कत्ल कर दिया गया। फरीद खान औरकज़ई ये एक मुजाहिद थे और सुन्नी सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन भी थे। यानी इनका जो फिक्री रिश्ता है वो कुछ सिपाही सहाबा से मिलता था। अच्छा। और ये अफ़गानिस्तान में दाद शुजात भी दे चुके हैं जी। तो एक बड़े कमांडर थे, बड़े मुजाहिद थे और इन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। लेकिन इनके मुकाबले में जो तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट था वो विड्रॉ कर लिया गया था और फिर तहरीक इंसाफ ने इनकी सपोर्ट की जी। और ये वहाँ से मुंतखब हुए और यहाँ तो मेरे ख्याल एक फातिहा पढ़ने आए थे। जी बिल्कुल। किसी मजदूर की डेथ पर। जी, एक मजदूर दूसरी मंजिल से गिर के हलाक हो गया था। वहाँ फातिहा पढ़ने आए थे। और ये जो इलाका हंगू जो है ना, वो फ़िरका वराना एक तनाज़ात की लपेट में है। लेकिन जिस जगह इनकी डेथ हुई है या इन पर हमला हुआ है, 6 गनमैन थे जिन्होंने हमला किया है। बिल्कुल। मगर उनकी शनाख्त नहीं हो सकी और मौके से फरार हो गए। तो ये हमला, ये जो चंगेड़ महल्ला, क्या नाम? संघेड़ महल्ला। तो ये संघेड़ महल्ला जो है ये सुन्नी आबादी का गढ़ है। ठीक है। यानी इसकी तस्वुर नहीं किया जा सकता कि यहाँ किसी दूसरे फिरके के लोग आकर कोई कार्रवाई करें। लेकिन बहरहाल जो तकरीबकार होते हैं वो ऐसे ही मौके को और ऐसे ही इलाकों को चुनते हैं कि जहाँ तस्वुर न कर सके कोई। बिल्कुल। तो फरीद खान साहब के भाई जो हैं वो एक बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। उनके साथ उनके एक दोस्त थे, वो भी मारे गए। बिल्कुल। और ये एक इंतखाबात के बाद इस तरह की ये पहली वारदात है और पहला चैलेंज तहरीक इंसाफ के, पहला चैलेंज भी है हुकूमत को। और ये जो फरीद खान औरकज़ई थे, अब इसके बारे में ये कहना तो मुश्किल है कि इन्हें तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसने निशाना बनाया है। अब छोटे छोटे ग्रुप भी हैं। बिल्कुल। और वो अपनी मनमानी भी करते रहते हैं और कुछ फ़िरका वराना गिरोह जो हैं वो भी एक दूसरे के दर पे हैं। जी। तो तहकीकात होगी तो पता चलेगा। बहरहाल वाक़या बहुत ही सफ़ाकाना है, अफसोसनाक है और तहरीक इंसाफ से भी ताज़ियत और उनके आइज़ा और अकरबा से भी ताज़ियत। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे और उनको जन्नत में जगह दे और उनके जो पसमानदान के उनको सब्र दे। तो अब तहरीक इंसाफ की ज़िम्मेदारी है कि वो सुराग लगाएं उसके कातिलों का और तय तक पहुँचे। वो जो आप बार बार कहते हैं कि बस पूरी मशीनरी को हरकत में ले आए, लाना पड़ेगा जी। और उसके साथ ही साथ ये कि इस तरह के जो पस मंज़र रखने वाले लोग हैं, जो जहादी रहनुमा हैं, जहाद में हिस्सा लेते रहे हैं, वो अपनी हिफाजत का बड़ा बंदोबस्त करके चलते हैं।
वो यानी हिफाजत से चूकते नहीं, अपनी सिक्योरिटी से नहीं चूकते। तो ये भी एक पैगाम है तहरीक इंसाफ के भी और तमाम अरकान असम्बली के लिए भी। शाम साहब, हमारे जो उनकी सिक्योरिटी जो है ना, उसका इंतजाम होना चाहिए, और ये नहीं है कि जहां चाहा उठ के चल दिए और सिक्योरिटी के बगैर। हमारे जो रिपोर्टर हैं वहां पे वो बता रहे थे कि बहुत ही गरीब आदमी है और 100-150 रुपया इनकी आमतौर पे जेब में होता था। हाँ, नहीं, मुजाहिद है, मुजाहिद, और मुजाहिद तो फिर मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा। और शाम साहब, अगली खबर है जो आज हमने कौमी असम्बली में देखा कि हमारे जो मुंतखब अरकान हैं, जो मुख्तलिफ पार्टीज़ के सरबराहान हैं और इम्पॉर्टेंट लोग हैं, उन्होंने जो आज तकरीरें की वो आइन की पासदारी करेंगे और कुछ कभी किसी पे तंज, कभी किसी पे पॉइंट, इस तरह की सूरत हाल। आप शर्मा रहे हैं, खुल के बात करें। कोई ऐसी परेशानी, फौज का नाम ले रहे थे, वो अदलिया का नाम ले रहे थे। ऐसे लोग जी जो तजावुज़ करते रहे हैं, ऐसी ताकतें जो तजावुज़ करती रही हैं, जो आइन चिकनी करती रही हैं, उनके मुकाबिल सफारा होने का, उनका मुकाबला करने का अज़्म जाहिर किया जा रहा था। ठीक, लेकिन इससे पहले आप ये देखें, आज तो स्पीकर का इंतखाब हुआ है। बिल्कुल। और हमारे सरदार अय्याज साहब जो हैं लाहौर के, वो स्पीकर मुंतखब हुए हैं, जो इमरान खान के मुकाबले में कौमी असम्बली के रुकन हुए थे जी। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इमरान खान ही की पार्टी से अपनी सियासत का आगाज किया था 1997 में। अच्छा अच्छा अच्छा। बाद में वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। हाँ। और इमरान खान साहब से ये दूसरा मुकाबला था उनका। अच्छा। पहले मुकाबले में तो उनकी लीड बहुत ज्यादा थी, इस मुकाबले में लीड जरा बहुत मुख्तसर हो गई थी। ठीक है। और पीटीआई जो है वो इस हल्के के नताइज को तस्लीम करने से खासी शिद्दत के साथ इनकारी है जी। और सरदार अय्याज जो हैं, चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद इकबाल मरहूम, जो बड़े एक जीरक जज हैं हमारी अदलिया के, जिक्र भी हुआ इस प्रोग्राम में, उनके दामाद। अच्छा शाम साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी कौमी असम्बली के स्पीकर के हवाले से। शामी साहब, अब अयाज सादिक साहब ही इमरान खान साहब से हल्फ लेंगे? जाहिर है, तो हल्फ तो उनको देना पड़ेगा। अल्लाह करे जल्द से याब हो जाए। और कोई हफ्ता 10 दिन लगेंगे उनको, और ठीक है, फिर देखेंगे वो इंशाल्लाह चल फिर के जाएंगे, हल्फ उठा लेंगे। ठीक। हमारे जो आज अरकान असम्बली है, महमूद खान अचकज़ई ने उसका आगाज़ किया और फिर सब लोगों ने अपना अपना हिस्सा डाला। देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि मुल्क में आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए और किसी अदारे को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो आइन से तजावुज़ करते हुए अपने पाँव पसारे जी। लेकिन ये बात भी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, मुंतखब हुकूमत है, उसकी क्रेडिबिलिटी उसकी परफॉर्मेंस में होती है। ठीक। और अगर वो परफॉर्म न करे, अगर वो अपने इख्तियारात को ज़ाती मनफ़अत के लिए इस्तेमाल करे और ज़ाती नापसंद और पसंद की बुनियाद पर करे और लूट मार का बाजार गर्म कर दे, तो वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन से तजावुज़ है। ठीक है। और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन से तजावुज़ करने वाले हैं, वो दूसरे तजावुज़ करने वालों की दुहाई नहीं दे सकते। अच्छा। उनके खिलाफ दीवार नहीं बना सकते। अच्छा। तो बेहतर बात यह है कि हमारी जो हुकूमत आने वाली है, वो अपनी परफॉर्मेंस से अपनी ऐसी क्रेडिबिलिटी कायम करे कि उसके बाद किसी को जरूरत ही ना हो सके उसे मैली आंख से देखे। अच्छा शाम साहब, ये कि टोन सेट करने वाली बात तो नहीं थी कि हम नए आए हैं और हम टोन बता दें कि हम कौन है? नहीं, वो दुरुस्त है, ये सारी बातें दुरुस्त है। जो आप मसाइल से, बट तुर्की की मिसाल हमारे सामने है, पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है तैयब एर्दोगान की। उन्होंने परफॉर्मेंस से अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश की और फिर उसके बाद कान पकड़ने शुरू कर दिए उन लोगों के जो सारी उम्र उनके कान पकड़ते रहते सियासतदानों। ठीक है। तो बात यह है कि हमारी फौज बड़ी काबिल एहतराम है, लेकिन उसको ये हक हासिल नहीं है कि अपनी हदूद से तजावुज़ करे। और देखिए, जमहूरियत जो है ना, ये सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। हमारी सबकी आज़ादी इससे वाबस्ता है। तो हम ये किसी को हक नहीं दे सकते कि किसी एक की कोताही की पादाश में किसी दूसरे की आज़ादी सल्ब कर ली जाए। अगर किसी रुकने असम्बली ने, किसी वजीर ने कुछ तजावुज़ किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उसकी सज़ा मुझे तो नहीं मिलनी चाहिए या आपको तो नहीं मिलनी चाहिए कि आपसे आपकी आज़ादी छीन ली जाए।
तो पाकिस्तानी मुआशरा बलूगत की उस मंजिल की तरफ बढ़ रहा है कि जहां किसी को जुर्रत नहीं हो सकेगी कि वो बंदूक उठाकर आए और उनकी आज़ादी छीन ले, या छलांगे मार के पीटीवी पर पहुंचे और कब्जा कर ले, या वजीर आजम को हथकड़ी लगाए और मूंछों को ताव देकर कहे जो मुझको धक्का देगा मैं उसको धक्का दूंगा। लेकिन और आप एक बात देख लें कि वो जो धक्का देने वाले थे वो आप जनाब चंद कदम के फासले पर कौमी असम्बली की इमारत से कैद हैं, मैसूर हैं, उनका अपना घर उनका जेल खाना बन चुका है। और वो जो हमारे बड़े बड़े भाई हमारे एजाजुल हक साहब और इस तरह के लोग जो थे कि बस वो तो हुकूमत बनने से पहले चले जाएंगे और उनका रास्ता को नहीं रोक। ये लोग पता नहीं कहाँ जिंदा है, किन हवाओं में जिंदा है। ये समझते हैं कि इन लोगों को कोई हथकड़ी ईजाद नहीं हुई जो इन लोगों को लग सके, हालांकि हथकड़ी बनी ही इनके लिए है अब जो कानून का तजावुज करेंगे। शाम साहब, आज अचकज़ई साहब ने एक अजीब बात की। उन्होंने कहा जी कि बहुत सारी जो डेमोक्रेटिक पार्टीज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कल तक आमरों का साथ दे रहे थे। हाँ, ऐसे मौजूद हैं और पता नहीं क्या क्या किस किस का साथ देते रहे। महमूद खां अचकज़ई भी तो माशाल्लाह एक जमाने में काबुल में रहे। तो आप देखिए कि पुरानी बातें क्या आप देखेंगे, हर एक से गलतियां हुई हैं। किसी ने यहाँ के आमरों का साथ दिया, किसी ने वहां के आमरों का साथ दिया। तो बात यह है कि आप पुरानी बातें छोड़ी जाएं और आगे की तरफ देखा जाए, यही अच्छी बात है। और परवेज मुशर्रफ साहब आप देख लीजिए, वो जो सब लोग उनकी रिहाई की शादियाने बजाए थे, रिहाई होकर रहेगी, इनको भेज दिया जाएगा। कहाँ है वो हुकूमत आ रही है और परवेज मुशर्रफ साहब वहीं के वहीं हैं, चक शहजाद के चक शहजाद ने, और वहीं रहेंगे। अच्छा। मेरे दुश्मनों को खबर करो, मेरे दोस्तों को नवीद हो कि ये काम वहीं रहेगा। अच्छा। कानून जो है वो हरकत में रहेगा और परवेज मुशर्रफ साहब से निपटेगा। अच्छा, आर्टिकल 6 जो भी होगा। अच्छा। हाँ, यहीं पे होगी सजा जदा, सब यहीं पे रोजे हिसाब होगा। शाम साहब, रोजे हिसाब तो होता नहीं। मुशीर आलम साहब कहते हैं कि जनाब हम जिन्हें मौत की सजाएं देते हैं आप उन्हें उनका नाफिज नहीं करते, जिसकी वजह से सोसाइटी में अबतरी फैल रही है। हमारे चीफ जस्टिस जो हैं जी सिंध हाई कोर्ट, वो कहते जजों को भी मुकर्रर नहीं किया जाता। हाँ। तो मुझे तो असल में जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो मुझे तो कुछ बड़ी ऐसी गुफ्तगू लगी, मुझे तो कुछ तरसा आ गया। अच्छा। हमारे चीफ जस्टिस हैं, उनके पास इख्तियार है, वो हुक्म जारी करें और फिर कंटेम्प्ट का नोटिस दें। कैसे जो है जनाब मामला दुरुस्त नहीं होंगे। तो मुशीर आलम साहब बड़े मुत्तकी, परहेजगार, दयानतदार शख्स हैं और ऐसे जज जो हैं यकीनन हमारी अदलिया का हुस्न है। अच्छा। लेकिन मुशीर आलम साहब ये मुशीर ना बने। आप एक मामला जो है बस हुक्म अपना नाफिज करें, कौम आपकी तरफ देखती है हुक्म नाफिज करने के लिए। लेकिन शाम साहब, लोअर जुडिशरी की आप भी बात करते हैं कि उसको ठीक करें, और एक हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस ये कह रहा है जो इमीडिएटली जो रिस्पॉन्सिबल है अपने सूबे में। देखिए वो तो भी चीफ जस्टिस के मातहत है ना, सिंध हाई कोर्ट को ठीक करनी है, लोअर जुडिशरी भी। हाँ। और किसी को दुरुस्त तो नहीं करनी। ठीक है। बाकी जहां तक कत्ल के मुकदमात का ताल्लुक है, ये पीपल्स पार्टी जो है ये भुट्टो साहब की फांसी के बाद किसी को फांसी देने में बड़ी हिचकिचाती है। अब कई लोग ऐसे हैं जो उनको फांसी की सजाएं मिली हुई हैं लेकिन वो फांसी नहीं दी गई उनको, और पूरी दुनिया से भी एक हंगामा उठता है कि आप फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, कत्ल की सजा नहीं होनी चाहिए और इनको माफ़ कर दिया जाए, उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। तो हमारे यहाँ भी देखिए कि जहाँ जहाँ जो मकतूल जो हैं उनके लवाहकीन उनसे मामला हो जाता है, कुरान ने भी उसकी प्रोविजन रखी है। अगर उनके दरमियान आपस में तय हो जाए और वो माफ़ कर दें एक दूसरे को या उसकी दियत अदा कर दें, यानी खून बहा दे दें, और तो वर्षा जो है वो खून माफ़ कर सकते हैं, जैसे रेमंड डेविस केस में हुआ। वो भी एक इसी प्रिंसिपल का नफाज था। कोई किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन वर्षा ने ही ये काम किया था, जिनको हक देता है कुरान। तो हमें देखिए मुश्किल सूरत हाल से निकलने का एक तरीका भी तो है ना। हम सीरत का मुताला करें, तारीख का मुताला करें, फिर राय जो है कायम किया करें। तो बहरहाल अगर वर्षा भी तैयार नहीं होते, मुकदमात की नौयत भी ऐसी नहीं है कि माफ़ किया जाए, तो फिर तो बिल्कुल एग्जीक्यूट होना चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं। ठीक है। लेकिन शाम साहब, अब जो एग्जीक्यूशन इस वक्त कोई हुकूमत ये इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार होगी कि वो डेथ सेल में पड़े लोगों के बारे में कोई फैसला कर सके? 5 साल से रुके हुए फैसले। भाई आप, ये मेरे अजीब बात है। हाँ। उनकी सजाएं माफ, यानी ये भी नहीं बदली भी नहीं गई उम्र कैद में। हाँ, बदली भी नहीं। या तो उम्र कैद में बदल दे,
जिनकी बदलनी है, जिनकी नहीं बदलनी है उनकी ना बदले, उनको वर्षा के हवाले कर। वर्षा भी उनका कोई खून माफ करने को तैयार नहीं है, तो फिर उनके साथ वही सलूक करें जो हुक्म दिया अल्लाह मियां ने, कसास। देखिए ना, जान के बदले जान, खून के बदले खून। ठीक, बिल्कुल सिंपल सी बात है जी। शाम साहब, आप गए थे कराची, और कराची में सदर आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू, वो बिलावल हाउस था ना जी, उस तक पहुंचना दुश्वार था। अच्छा, इतनी सिक्योरिटी, इतना मुआसरा, सिक्योरिटी की पहले एक तय, फिर दूसरी तय, फिर तीसरी तय, अजब मंजर था। और मैंने सदर साहब से ये कहा, जरदारी साहब से, कि अगर आप भेस बदल कर बाहर कराची से अपने घर में आके दिखा दें तो फिर आपको कोई इनाम मिलना चाहिए। अच्छा, इतनी सिक्योरिटी। अच्छा, और ये जब इतनी सिक्योरिटी हो तो मेरे ख्याल सदर साहब को तो फिर ऐवान सदर ही में रहना चाहिए, ज्यादा निकल लेनी चाहिए इस्लामाबाद। ठीक है, ताकि लोगों को वहां मुश्किल ना हो। अब जो हजारों लोग हैं जो अफेक्ट होते हैं, जिनका आना जाना मुश्किल होता है, जितने उनके हमसायगी में रहते हैं दूर और करीब 3-3, 4-4 किलोमीटर तक का जो हमसाये हैं उनके, वो सख्त इस तरह में मुब्तला होते हैं और फिर दुआ तो नहीं देते होंगे, जाहिर है। डेफिनेटली। तो शाम साहब, उनसे जो आपकी गुफ्तगू हुई उसमें एक तो दिलचस्प उन्होंने बात की ड्रोन अटैक्स के बारे में। उन्होंने कहा जी कि ये चील कौवे तो नहीं गिरा दें। हाँ, यही कहा ना उन्होंने। देखिए, ड्रोन अटैक तो गिराने में कोई दुश्वारी नहीं है, हमारे टेक्नोलॉजी मौजूद है, उससे आप गिरा सकते हैं। कोई मिसाइल वगैरह कुछ भी करके ड्रोन तो गिराया जा सकता है, लेकिन ड्रोन के बाद क्या होगा ये सवाल है। और वो क्या होगा, जरदारी साहब की क्या होगा, यानी अमेरिका से फिर ऐलान जंग। अच्छा, और अमेरिका से हम ऐलान जंग नहीं कर सकते? कर ले, बिल्कुल कर ले, आप शौक पूरा कर ले। ठीक, देखिए बात यह है कि आपके सर में दर्द है, हाँ जी, तो सर का दर्द मिटाने के लिए अब दिल में गोली तो नहीं मारेंगे, ठीक, ऑफ कोर्स नहीं मारेंगे, या कनपट्टी पे पिस्तौल रख के चला देंगे। अगर कनपट्टी पे पिस्तौल रख के चलाना है कि सर का दर्द दूर हो जाए, हाँ, तो फिर तो आप दूर कर लीजिए। लेकिन शाम साहब, ये है तो एक असम्पशन ही ना कि अमेरिका भी हम पे हमला कर देगा अगर ड्रोन गिराया तो। बड़ी सीधी बात है ना, हाँ, कि अमेरिका का ड्रोन है ना जी, वो कह रहे हैं कि यहाँ वो लोग हैं जो हमारे आके हमला करते हैं हम पर। मैं उनकी हिमायत नहीं कर रहा ना, उसके नुक्ता नजर की तायद कर रहा हूँ। हाँ, जो कौम फैसला करे तो फिर कर ले, हुकूमत फैसला करे तो कर ले, लेकिन सवाल ये है कि वो कहते हैं कि वो लोग यहाँ मौजूद हैं जो अफगानिस्तान में हमारी फोर्सेस पे हमला करते हैं जाके, हम उनका पीछा करेंगे। आप या तो उनको पकड़ के हमारे हवाले कर दीजिए या खुद हम उनसे निपट लेंगे। फिर वो ड्रोन के जरिए उन पर अटैक करते हैं। अब 10,000 मीटर की बुलंदी पर, 8,000 मीटर की बुलंदी पर, 6,000 मीटर की बुलंदी पर जो लोग बैठे हुए होंगे उन पर ड्रोन पहुंच जाता है, बिल्कुल, अब वो वार करता है। तो अब अमेरिका जो है, अगर उसका ड्रोन हम मार गिराएं, उसका नतीजा क्या होगा, ये जरदारी साहब ने सवाल किया। इस पे बात करते हैं, सवाल दर सवाल, सवाल दर सवाल, और इस पे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी सदर आसिफ अली जरदारी के इंटरव्यू पर, और शाह साहब ड्रोन अटैक्स के बारे में तो बड़ी सीधी बात है। देखिए बात क्या है, ड्रोन अटैक्स पर हम कार्रवाई कर सकते हैं डिप्लोमेटिकली, सिक्योरिटी काउंसिल में जा सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं, दुनिया जहान में मदारक कर सकते हैं, हुकूमत प्रोटेस्ट कर सकती, दुरुस्त। अगर आप ड्रोन अटैक पर अटैक करने का फैसला कर लें, तो फिर सदर साहब यही सवाल दर सवाल कर रहे थे। वो कहते जब कारगिल की ब्रीफिंग दी गई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, और परवेज मुशर्रफ साहब थे या दूसरे मुशर्रफ नहीं थे, उस वक्त वो तो नहीं, तो दूसरे साहब थे हमारे, उनसे जो भी उनके दौर में थे। ये कीड़ा तो पुराना मौजूद होगा ना इस तरह का। तो उन्होंने कहा जी ये अगर हम ये कार्रवाई करें तो फिर इसके हम ये इंडिया को इज्जत पहुंचा देंगे। उन्होंने कहा फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उनका ऐसे, फिर उसके बाद क्या होगा, अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा। अल्टीमेटली यही हो गया कि उसके बाद क्या हो गया, इंडिया के साथ फिर पूरी मुकम्मल जंग छिड़ जाएगी। ठीक है। अब ये हमारे जो फौजी दोस्त हैं, ये बाज़ औक़ात बड़ा टनल विजन होता है इनका जी। ये समझते हैं कि लड़ाई लोकल रहेगी। अच्छा, जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से आज तक जी। ये बात सियासी लीडरशिप समझती रही है कि भाई लोकल लड़ाई नहीं रहेगी। लियाकत अली खां के वक्त से आज तक लोकल लड़ाई नहीं रहेगी, लड़ाई फैल जाएगी।
ठीक है। और पाकिस्तान को ये बात गवारा नहीं थी कि लड़ाई फैले। इस तरह ये जो एक छोटी लड़ाई जो है वो बड़ी लड़ाई में तब्दील करने से क्या हमारा फायदा होगा या नुकसान होगा। तो और हमारे अगर दर्द है पाँव में तो पाँव को काटेंगे या पूरी खुदकुशी कर लेंगे। तो ये सारे सवालात हैं जिनका जवाब हमें ढूंढना चाहिए और फिर फैसले करने चाहिए। यही बात सदर साहब फरमा रहे थे। तो शामी साहब, ये वैसे पॉलिटिकली थोड़ी सी PMLN को सपोर्ट नहीं दी उन्होंने, जो इमरान खान साहब का प्रेशर बन रहा था कि गिराएं या रोकें? नहीं, वो तो देखे ना जी, वो तो सपोर्ट देंगे क्योंकि उनकी भी पॉलिसी जो है वो ऐसी ही रही है ना जी। बस नीमे दुरूं नीमे बरूं। अब फिर मुस्लिम लीग नून का अपना इम्तिहान है, अगर वो चाहती है पॉलिसी बदलना तो बिल्कुल बदल सकती है। बलूचिस्तान के हवाले से डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया उन्होंने। नहीं, उन्होंने ये कहा कि जो बलोच, देखा ना, बलोचों ने कुछ नहीं किया, हमने तो बहुत कुछ किया उनके लिए। आप देखिए जो आपको उनको पैसे मिले हैं उस हुकूमत को NFC अवार्ड के तहत, वो सारे ज़ाया हो गए। वो अरकान असम्बली ने आपस में बांट लिए 20-20, 25-25 करोड़। ठीक है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए बांटे होंगे, मगर उसके हमारे यहाँ ये प्रोजेक्ट्स किस तरह बनते हैं, उनका नतीजा क्या निकलता है। बलूचिस्तान में जाके देखें, उन पर कहीं आपको पता नहीं चलता कि उसके ऊपर इतने 80 अरब रुपए या 100 अरब रुपए, 70 अरब रुपए लगे हैं। बलूचिस्तान तो वैसा ही चीख पुकार कर रहा है जैसा उन पैसों के मिलने से पहले था। जी। तो शामी साहब, वो हम तो समझ रहे थे असलम रिसानी की हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, लेकिन वो तो उन्होंने कहा वो सबकी थी, सबकी थी, वो सभी शरीक थे ना। बड़ी दिलचस्प बात है जी, मुस्लिम लीग नून भी शामिल थी भाई। हाँ। हमारे ये सनाउल्लाह ज़हरी भी उसका हिस्सा थे, दूसरे लोग भी थे। तो ये सारे लोग जो थे वो सबकी हुकूमत थी, और सांझे की हंडिया जो है वो चौराहे में फूट जाती है। लेकिन बलूचिस्तान की अब जो सूरत हाल शाम साहब बन रही है, उसमें कुछ इम्कानात हैं कि हम पहले से बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे? भाई तवक्को तो यही लगाई जाती है। अब तो डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब जो हैं वो एक उनका तो बात ही देखिए, बलूचिस्तान के किसी वजीर आला की तरफ से जी। आप अगर ये बात देखें कि वो कहे गुड गवर्नेंस की बात करें जी, और ये कहे कि हम सेहत पर तवज्जो देंगे, तालीम पर तवज्जो देंगे, किताब जो है वो देंगे लोगों के हाथ में, बच्चों के हाथ में, उनको उनकी तालीम जो है उसका बेहतर इंतजाम करेंगे, तो ये बड़ी चेंज है ना। ठीक, बलूचिस्तान के किसी वजीर आला से कभी इस तरह की गुफ्तगू सुनी है आपने, जैसे डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कही है? नो डाउट। तो उनका एक इम्तिहान भी है ना, जब उनको वजीर आला नामजद कर दिया गया तो एक इम्तिहान में बैठा दिया गया। वो आज अख्तर मेंगल कह रहे थे कि असल बात सवाल यह है कि क्या उन्हें इख्तियारात मिलेंगे? इख्तियारात तो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज हैं। अच्छा, जो मिलने हैं, ठीक, जो मिल चुके हैं, किसी से मांगने नहीं है, और 18वीं तरमीम के बाद बेतहाशा है। अच्छा, अब बात यह है कि अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो खातर जमा रखें और जरा सपोर्ट करें सिस्टम को, तो ताकि ताकतवर एक हुकूमत बने, उसके हाथ मजबूत हों और वो एक अपने दिल जमी से काम कर सके। ठीक है शाम साहब, पंजाब असम्बली में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी आज कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ इकट्ठे हो गए। तो अच्छी बात है, अब तो असम्बली में पहुंच गए ना। अब लड़ाइयाँ झगड़े तो असम्बली से पहले के होते हैं। अच्छा। और मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मुता हुआ था उसका नतीजा पीपल्स पार्टी वाले अपनी जगह रो रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ के अक्सर लोग जो थे, जो पीपल्स पार्टी को सीटें मिली, उनमें वो आजाद खड़े हो गए, और उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब को ये लिख के दे दिया कि हम मुस्लिम लीग काफ के साथ हैं। बिल्कुल। तो आजाद इलेक्शन लड़ा और देखा कि मंजर बदला हुआ है और मुस्लिम लीग नून में चले गए। हाँ। अब चौधरी शुजात हुसैन साहब हाथ मल रहे हैं और पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जनाब ये जो हमारे काफ लीग वाले हैं इन्होंने हमारी सीटें हरवा दी हैं। तो उनको तो पहले ही कहा जाता था कि ये महंगा पड़ेगा काम, लेकिन जब उनके मुस्लिम लीग काफ के अच्छे खासे अरकान कोई 40-45 पर तो उनकी गिरफ्त थोड़ी बहुत रही ना। जी बिल्कुल रही। तो जब वो कोलिशन में मौजूद थे तो उनकी जनाब पांचों घी में थी। हाँ। अब सरकड़ाई में आ गया। लेकिन शाम साहब, अब जो है ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान जो इश्तराक है, ये पीटीआई के लिए नुकसानदेह नहीं होगा? आप क्या नुकसानदेह होना? देखिए मुस्लिम लीग काफ के कितने लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो, लेकिन जनरल परसेप्शन जो पीटीआई के सपोर्टर्स, जनरल परसेप्शन तो पता नहीं कहाँ, ये जनरलों का परसेप्शन है कि कहाँ? भाई इस वक्त मुस्लिम लीग नून में कितने लोग हैं जी जो मुस्लिम लीग काफ में शामिल थे? कितने हैं वो जो आजाद लड़के वो फिर शामिल हो गए मुस्लिम लीग नून में?
जी। तो अब तो ये तमीज मिट गई ना बंदा व आका की। जी, अब तो मुस्लिम लीग काफ जो है, जो 7 अरकान है मेरा ख्याल पंजाब असेंबली में, बिल्कुल, तो मुन्नस अलाई साहब उसकी क़यादत फरमा रहे हैं। अब ये जो पंजाब असेंबली में जो अपोजिशन बन रही है, मेरा ख्याल अपोजिशन लीडर तो हैं हमारे महमूद रशीद, और डिप्टी अपोजिशन लीडर होंगे जनाब मुन्नस अलाई। तो एक अच्छा काम है, अच्छी बात है, कोई ऐसी की बुरी बात क्या है। शामिल साहब, ताज़ा खबर जो भी बता दें, फरीद खान साहब के हवाले से जो हम बात कर रहे थे, हंगू में एक सूरत हाल ये बन गया कि लोगों ने एक मार्केट को आग लगा दी है। इसके बाद जो एहतजाज शुरू हुआ है, वही बात जो मतलब फ़िरक़ावारियत की तरफ बात है। एहतजाज तो देखे ना, एक बड़े कमांडर थे, वो बड़े लीडर थे, उनका असर और रसूख था, और उनकी एक पब्लिक सपोर्ट थी, और एक बहादुर आदमी थे, यानी कोई ऐसा नहीं था, मसनूई शख्स नहीं थे। अब उन पर जो हमला है, उसने पब्लिक के जज्बात को तो मुश्तिल किया है, उसका नतीजा भी निकलेगा। अगरचे कि इसको ज़रा आप कोई तहम्मुल और बुर्दबारी जो है वो कौन सिखाए लोगों को जाके, ये भी इम्तिहान है लीडरशिप का, और फिर वहाँ इम्तिहान है इंतजामिया का। शम्स साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम आएंगे और आपके सवालात लेंगे SMS, फेसबुक, ईमेल्स और टेलीफोन कॉल्स के जरिए। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद, ये सेगमेंट आपके सवालात का। और शामी साहब, कल हमने जो खुसूसी प्रोग्राम किया था बलूचिस्तान के हवाले से, उसके रेफरेंस से बहुत सारे लोगों ने SMS किए हैं, और SMS जो हमारा नंबर है 3031, उस पर आप अब भी SMS कर सकते हैं। उस पर शामी साहब ये SMS है जी, सना लहड़ी साहब हैं कोयटा से। ये कहते हैं, उन्होंने आपका वो जो कमेंट आपने कहा था कि शफाफ हुआ है इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इलेक्शन कराने में कामयाबी हासिल करी, ये उससे डिसएग्री कर रहे हैं और कहते हैं कि शामी साहब अगर शफाफ इलेक्शन होता तो BNP जीतती। ये तो अब हर पार्टी के जो मुतल्लिकीन हैं वो यही कहते हैं। अगर पंजाब में आ जाएं तो जो हार गए हैं वो कहते हैं शफाफ इलेक्शन होता तो हम जीतते। ठीक है। सिंध में चले जाएं तो उनका भी यही कहना है। मौलाना फजलुर रहमान का खैबर PK में कहना ये है, लेकिन मैं ये नहीं कहा मैंने कि 100% शफाफ हुआ है। मैंने कहा जिन नशिस्तों पर 500,000 वोट पड़े हैं, लगता यह है कि उन पर इतने वोट पड़े, वगरना इलेक्शन कमीशन उनको 5,000 10,000 में तब्दील कर देता। अब कहीं कहीं धांधली जहाँ हुई है तो वहाँ लोग पिटीशन करें और जाएं। साहब ये जी असलम कमरानी साहब हैं कराची से। नहीं, पहले एक बात सुन जी, जी, ये शफीक अब्बासी साहब हैं, इन्होंने एक शेर भेजा है। अच्छा। कहते हैं हर घर में शौहरों पे मुसल्लत है बीवियां, लेकिन वफाक में तो हुकूमत मियाँ की है। वाह वाह वाह। और वाजिद जवाद साहब हैं जी, वो कहते हैं भाई साहब आप लोगों ने जो इंटरव्यू किया जरदारी साहब से, आपको सर्कुलर 29 जो था स्टेट बैंक का, जिसके तहत ये कर्जे जो है रीशेड्यूल हुए जी, अगर आपको 29 का पता नहीं था तो आपको 21 कह रहा है, कोई 19 कह रहा है, तो आपको उस पर दफ्तर हलाने की जरूरत क्या थी? ये ऊट पटांग जवाब बताने की जरूरत क्या थी? तो जिन चीजों का इल्म नहीं होता उनके बारे में जुबान नहीं खोलते। ठीक है। तो वाजिद जवाद साहब बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी, लेकिन ये हल्की सी चूक है, क्योंकि सर्कुलर तो जारी हुआ था ना स्टेट बैंक का। अब नंबर क्या था, अब 19 था या 29 था, ये उसमें थोड़ा सा गलती हो गई है, ये बात आपकी दुरुस्त है। साथ उन्होंने ये कहा है कि अल्ताफ हुसैन साहब की जो अमन तकरीर है उसके बाद जी, जो MKM के कारकुन लापता हुए हैं उनकी बादयाबी के लिए सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, अब आप इसके इस जी, उन्होंने जो ये फिक्रा अदा किया है, इसके अंदर आप उतरते चले जाएं बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट को आवाज देते चले जाएं। हाफिज शफीक साहब है जी लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम हाफिज शफीक साहब। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शामी साहब आपकी खरी बातें सुनकर बहुत ही दिल को खुशी हो रही। मैं शामी साहब ये बात कहना चाहता हूँ कि आइन की बालादस्ती, और किस आइन की बालादस्ती की हम लोग बात करते हैं, जिस आइन की हेयरिंग नहीं हुई और इलेक्शन कमीशन बन गया, जिस आइन के आर्टिकल 10 अपना 10 लाख रुपया MPA को इजाजत थी, 15 लाख की MNA को, और सारी हदें तोड़कर इन्होंने अरबों रुपया टीवी के एडवर्टाइजमेंट पे लगा के फिर जो है ना ये MPA और MNA बने हैं। आप इतने गुस्से में ना आए, सियासी जमातों पर पाबंदी नहीं थी, वो अपनी कैंपेन चला सकती थी। और दूसरी बात यह है कि कवायद और जवाबत में जहाँ खिलाफ वर्जी हुई है वहाँ आप नोटिस में लाएं। हर चीज़ देखिए, दाल में कुछ काला हो सकता है लेकिन सारी दाल काली नहीं है, और दाल को काला साबित करके आप क्या करना चाहते हैं, किसकी सेज सजाना चाहते हैं और किसको उस पर बिठाना चाहते हैं।
फयाज साहब जी पेशावर से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब। वालेकुम सलाम सर, ये फयाज बात करें पेशावर से। जनाब आज फरमाएं। जी शामी साहब से गुजारिश है कि मैं पिछले 20 साल से PMLN का एक खामोश वोटर हूँ। हाँ जी। पेशावर में रहता हूँ, मेरे इलाके में सारे मेरे खिलाफ है। कोई PTI में है, कोई पीपल्स पार्टी में है। लोग मुझे कहें कि यार आप पिछले 20 साल से हैं, आपको क्या फायदा मिला है। मैं सर ये आपको एक मैसेज दे रहा कि प्लीज ये मेरा ये पैगाम नवाज शरीफ को पहुंचा दें कि भाई पेशावर में आपका एक खामोश वोटर है, आपसे मोहब्बत करता है और बहुत गरीब बंदा है। आप प्लीज इसके लिए कुछ अगर माली इमदाद आपके वश में हो तो आप काइंडली उसके लिए करें। अच्छा ठीक है। आप जनाब आपका तो नाम, शनाख्ती कार्ड, पता अब कहाँ देंगे हम? तो अल्लाह ताला जनाब उनकी मुस्लिम लीग नून को तौफीक दे कि आपकी खबरगिरी करें। जी ख्वाजा शहबाज साहब सियालकोट से। जी अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी है, मेरी आपसे बात हो रही है, बड़ी नवाज़ी जनाब। जी। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था कि जो फरीद खान साहब PTI के जो मर्डर हुए हैं, हाँ जी, तो ये एक बड़ी साजिश है कि चूंकि खान साहब का विजन है कि वो प्रोटोकॉल के बगैर लोगों को चलाना चाहते हैं वहाँ पे, और ये एक मैसेज दिया गया है उनको मर्डर करके खान साहब को, फरीद खान साहब को, कि इनको वहाँ पे प्रोटोकॉल लेना पड़ेगा और ये गाड़ियां जो आगे पीछे रखनी पड़ेंगी ताकि ये इस मामले में नाकाम हो। और दूसरी बात मेरी आपसे गुजारिश है शामी साहब कि आज इसमें MNAs ने बड़ी अच्छी स्पीचेस दी हैं कि हम वायलेट नहीं होने देंगे दस्तूर को, आइन को, लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि मियाँ साहब के बिल्कुल पीछे एक सियालकोट के MA 114 के जाहिद हामिद खड़े होते हैं। अच्छा जनाब बात ये देखिए बात ये जाती बातें हम यहाँ नहीं करते। जो लोग भी इलेक्ट होके आए हैं, मुस्लिम लीग ने टिकट दिया है या किसी दूसरी जमात ने टिकट दिया है, वो लोग इलेक्ट होके आए हैं, तो हम ये जाती बातें बाद में उठा रखें। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है प्रोटोकॉल का, सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल में फ़र्क करना चाहिए। और जो खैबर पीके के हालात हैं, ख़ास तौर पर उनमें अरकान असम्बली को अपनी हिफाजत का, अपनी सिक्योरिटी का एहतमाम करना चाहिए, इससे गाफिल नहीं होना चाहिए। जी शाम साहब, असलम कमरानी साहब हैं जी कराची से, ये कह रहे हैं कि ये बताइए कि क्या इन्होंने जो खबर लिखी है वो कहते हैं जी MQM ने सपोर्ट कर दी है नवाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा के लिए। आप इसको कैसा देख रहे हैं? क्या एक बार फिर MQM इक़्तिदार की तरफ जा रही है? भाई MQM जब मैं चमन में चाहे जहाँ रहूँ, मेरा हक है फसले बहार पर। MQM भी एक जमात है, उसका हक है कि वो नवाज शरीफ साहब की मुखालफत करे, उनकी हमायत करे, उनको वोट दे, उनके साथ बैठे, उनके साथ ना बैठे। तो आप इतने परेशान क्यों होते हैं? नजर मोहम्मद साहब नारोवाल से। जी अस्सलाम वालेकुम नजर साहब। अस्सलाम जी। जनाब अली। हाँ जी जी शामी साहब, मैं आपकी वसादत से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में PTI के प्लेटफार्म से हम इलेक्शन लड़ रहे थे। इलेक्शन वाले डे DPO साहब ने हमारे कैंडिडेट इरफान भट्ट को 4 घंटे हिरासत में रखा। ये तो ठीक है। और अब सर झूठे पर्चे देके तो हमें घर बेघर किया हुआ है सर। हम इलेक्शन लड़ बैठे हैं, पहले इलेक्शन छीन लिया है हमसे, अब हमारे बच्चों को थ्रेट और उठा के पुलिस लेके जा रही है। सब बंदों को झूठे पर्चे देगा। तो आप प्लीज, आपकी वसादत से ये मैं कहना चाहता हूँ कि खादमे आला साहब से गुजारिश है। खादमे आला ने तो अभी टेक ओवर नहीं किया, अभी तो निगरान वजीर आला मौजूद हैं। अभी निगरान वजीर आला को काम करना पड़ेगा। पहले आरिफ वाला से एक शिकायत आई थी, अब नारोवाल से आ गई है। तो निगरान वजीर आला साहब, अगर आप कहीं मौजूद हैं, गायब तो नहीं हो गए, तो इसका नोटिस लें। वो गायब होने वाले हैं ना, गायब होने वाले आपके हमारी जान छुड़ा दें प्लीज। वो क्या कहा शायद ने कि आपके दौर में कहें हुस्न को लोग बेवफा। आपको कुछ खबर भी है, आपने कुछ सुना भी है। शाम साहब ये हैं जी संजरानी साहब हैं, इन्होंने पंजगूर से लिखा है। पंजगूर से ये कह रहे हैं शामी साहब, ये कादिर बख्श संजरानी हैं, ये कह रहे हैं कि जी हमारे जो नए मुमकिना वज़ीर आला हैं, ये लोगों से मज़ाकरात कैसे करेंगे और किन से करेंगे। इन्होंने सूरत हाल बताई है कि आज भी लोग मुसल्लह तंजीमों के हाथों परेशान और ख्वार हैं, लोग आज भी मिसिंग हो रहे हैं। सर किसी से कुछ नहीं बनने वाला। नहीं, इतनी मायूसी की बात नहीं है। दुनिया में बेशुमार ममालिक में इस तरह की सूरत हाल रही है। ये सब्र से काम लेना पड़ेगा। यहाँ एक दिन में कोई रोम तामीर नहीं होता, ना एक दिन में मामला ठीक होंगे।
मुसलसल जिद्दोजहद की ज़रूरत होगी, तब बिगाड़ जो है उसको दुरुस्त किया जा सकेगा। इतनी तवक्को कायम ना करें, ना किसी ने आपसे ये कहा है, ये सीटी बजा के ये काम ठीक नहीं होंगे। जी श्याम साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। हमें दीजिए कल तक इजाज़त। कल फिर हम इसी वक्त इसी जगह से आपकी खिदमत में होंगे हाजिर। अल्लाह ने के बाद।